नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवाए गए हैं। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के अंदर नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग टेलीग्राम पे जाए और वहाँ पे सर्च करें नर्सिंग चैलेंजर्स और अपने आप को वहाँ पर ऐड जरूर कर लें। तो चलिए, आज तारीख हो गई है 6 अप्रैल और आज हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं 30। यानी कि मैंने जैसा कि आपको पहले ही कह दिया था कि दिन बाई दिन जो है क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो आज हम 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और कल हो सकता है 35 से 40 क्वेश्चन मिल जाए और हो सकता है 50 भी मिल जाए। तो हम दिन प्रतिदिन जो है क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुंचेंगे तभी आप नोट सेट में सफल हो पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी फोन की स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया। To ensure proper client education, the nurse should teach the client taking SL nitroglycerin to expect which of the following response with administration। देखिए आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट को एजुकेशन दे रहे हैं, प्रॉपर एजुकेशन आप दे रहे हैं और पेशेंट आपके पास में है जो कि नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है। कौन सा रूट से? एसएल यानी कि सब लिंगुअल रूट से। नाइट्रोग्लिसरीन सब लिंगुअल रूट से जो है पर्सन खा रहा है। अब आपको यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा वो रिस्पॉन्स है जो आप इस पेशेंट से उम्मीद रखेंगे, यानी कि एक्सपेक्ट करेंगे कि ये पेशेंट ये जब ड्रग ले रहा है सब लिंगुअली तो ऐसी जो कंप्लेन हो कर सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका stinging, burning when placed under the tongue. Next, temporary blurred of vision. Next, generalized urticaria with prolonged use. Next, urinary frequency। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्टिंगिंग बर्निंग व्हेन प्लेस्ड अंडर टंग। जब नाइट्रोग्लिसरीन को अंडर टंग यानी सब लिंगुअली जब रखा जाएगा तो स्टिंगिंग एंड बर्निंग की कंप्लेन जो है वो पेशेंट कर सकता है, जो कि क्या है, एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल है। तो ये जो है ये आपको पहले ही पर्सन को बता देनी है। चलिए अब देखते हैं नर्सेज ने क्या रेस्पॉन्स दिया है। ऑप्शन ए के साथ में ऑलमोस्ट बिल्कुल 60% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम इंडिकेट्स ए टेंशन न्यूमोथोरेक्स एज कंपेयर्ड टू एन ओपन न्यूमोथोरेक्स। देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है और सवाल में ये पूछना चाह रहा है कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स और ओपन न्यूमोथोरेक्स दो न्यूमोथोरेक्स के आपको एग्जाम्पल यानी कि टाइप्स आपको दे रखे हैं और यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा साइन एंड सिम्टम जो है वो इनको डिफ्रेंशिएट करता है। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि जो आपको यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स दे रखे हैं वो सारे के सारे मतलब दोनों कंडीशंस में देखने को मिलेंगे, लेकिन एक कौन सा वो टेंशन न्यूमोथोरेक्स यानी कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स है जिसमें साइन एंड सिम्टम आपको स्पेशली अलग से देखने को मिलेंगे। ये आप एक प्रकार से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है वी क्यू मिसमैच यानी कि वेंटिलेशन परफ्यूजन। जो वी क्यू है वो आपका मिसमैच होगा। हाइपोक्सीमिया एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। नेक्स्ट है मीडियास्टिनल टिश्यू एंड ऑर्गन शिफ्टिंग होगा। नेक्स्ट है डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम एंड टैकीकार्डिया होगा। तो देखिए यहाँ पे जो सिमिलर है यानी कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स और ओपन न्यूमोथोरेक्स है, दोनों न्यूमोथोरेक्स ही, लेकिन एक में टेंशन है एक में ओपन है, तो यानी कि अलग अलग टाइप है। तो दोनों में जो है सारे साइन सिम्टम सिमिलर होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं ऑप्शन फर्स्ट जो है वो भी होगा और बी भी होगा एंड डी भी होगा। यानी कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स एंड ओपन न्यूमोथोरेक्स में तीनों ए बी और डी तीनों के तीनों जो साइन एंड सिम्टम है वो सिमिलर होंगे दोनों न्यूमोथोरेक्स में। लेकिन टेंशन न्यूमोथोरेक्स में जो एक स्पेशल अलग होगा साइन एंड सिम्टम वो होगा मीडियास्टिनल टिश्यू एंड ऑर्गन शिफ्टिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं अपने नर्सेज ने कितने सही जवाब दिए हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया है। 55% लोगों ने यहाँ पे सही जवाब 55% लोगों ने जो है यहाँ पे सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमेटोटिम्पेनम एंड ओटोरिया आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग हेड इंजरी। ये प्रीवियस नोटसेट में पूछा गया था कि हेमेटोटिम्पेनम एंड ओटोरिया जो है कौन सी हेड इंजरी से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। ऑप्शन फर्स्ट है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। नेक्स्ट है सबड्यूरल हेमेटोमा। नेक्स्ट है एपिड्यूरल हेमेटोमा। नेक्स्ट फ्रंटल लोब फ्रैक्चर। और ये प्रीवियस नोटसेट में पूछा गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले साल पूछ लिया अब नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, 100% पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में जो है हेमेटोटिम्पेनम एंड ओटोरिया जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं रेस्पॉन्स की बात करते हैं। तो ऑलमोस्ट ने यानी कि सही जवाब दिया 66% लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए क्लाइंट विथ C3 एंड 4, यहाँ पे C3 एंड C4 है, C34 नहीं है, C3 एंड C4 फ्रैक्चर हुआ है, हैज जस्ट अराइव्ड इन द इमरजेंसी रूम। और वो पेशेंट जो है इमरजेंसी रूम में आया है। द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन इज, और ये एम्स नोटसेट 4.0 में एज इट इज पूछा गया था कि यहाँ पे आपका प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। पहला ऑप्शन है स्टेबिलाईजेशन
of the cervical spine, next airway assessment and stabilization, next confirmation of spinal cord injury, next normalization of intravascular वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, एयरवे असेसमेंट करना है एंड स्टेबलाइज करना है। ये आपका प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा। जो भी पेशेंट आपके पास में इमरजेंसी रूम में आया है जिसको C3 एंड C4 फ्रैक्चर हो रखा है, यानी कि सर्वाइकल जो थर्ड एंड फोर्थ है उसका फ्रैक्चर हो रखा है, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन जो है डिप्रेशन हो सकता है, तो एयरवे असेसमेंट करना है और स्टेबलाइज पेशेंट को रखना है। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया। बिल्कुल ऑलमोस्ट लोगों ने सही जवाब दिया, 74% लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रियापिज्म में बी ए साइन ऑफ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो प्रियापिज्म है वो किसका साइन है, फिर प्रियापिज्म का साइन क्या हो सकता है। पहला है अल्टर्ड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, नेक्स्ट है इमिनेंट डेथ, नेक्स्ट है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, अल्टर्ड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। जो प्रियाप्रिज्म है, प्रियाप्रिज्म का मतलब होता है कि एबनॉर्मली इरेक्शन ऑफ द पेनिस, पेनिस जो है वो एबनॉर्मली इरेक्ट रहेगा, ये प्रियाप्रिज्म की कंडीशन में होता है। और ये होता क्यों है, ये ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, क्लाइंट को ट्रॉमा हुआ हो और उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हुआ हो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से, तो उसकी वजह से जो है प्रियाप्रिज्म देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पहले देख लीजिए, ऑलमोस्ट नहीं यानी कि 50% लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी 50% ने गलत जवाब दिया है, वो अपना करेक्शन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इवेलुएटिंग ए क्लाइंट विथ सिम्टम ऑफ शॉक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू डिफरेंशिएट between neurogenic and hypovolemic shock. The symptoms of neurogenic shock differ from the hypovolemic shock in that, ये एम्स नोट सेट में एज इट इज सवाल पूछा गया था कि आप साइन एंड सिम्टम्स जो है शॉक के वो आप इवेल्युएट कर रहे हैं, और आपको ये पूछा गया है कि न्यूरोजेनिक एंड जो हाइपोवोलेमिक शॉक है इन दोनों में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, आपको डिफरेंशिएट करके बताना है। अब यहाँ पे जो आपको पूछा गया है सिम्टम, वो आपको पूछा गया न्यूरोजेनिक शॉक का, कि जो न्यूरोजेनिक शॉक है वो हाइपोवोलेमिक शॉक से कैसे डिफरेंट है वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है, इन न्यूरोजेनिक शॉक द स्किन इज वार्म एंड ड्राई, नेक्स्ट है हाइपोवोलेमिक शॉक देयर इज ब्रेडिकार्डिया, नेक्स्ट हाइपोवोलेमिक शॉक कैपिलरी रिफिल इज लेस देन 2 सेकंड, नेक्स्ट इन न्यूरोजेनिक शॉक देयर इज डिलेड कैपिलरी रिफिल। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, न्यूरोजेनिक शॉक में जो स्किन होगी वो वार्म एंड ड्राई होगी। इसी से आप क्या बता सकते हैं कि जो न्यूरोजेनिक शॉक एंड जो हाइपोवोलेमिक शॉक है वो इससे क्या है, दोनों को डिफरेंशिएट ये कर रहा है। तो न्यूरोजेनिक शॉक का सिम्टम आपको पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जिन्होंने भी ऑप्शन ए लिखा है सही जवाब है। देखते हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट ने सही जवाब लिखा है, ये पिछली नोट सेट में पूछा जा चुका है, इसलिए ऑलमोस्ट ने बहुत सारे लोगों ने सही जवाब लिखा है, 66% लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A client who has sustained a basilar skull fracture exhibits blood-tinged drainage from the nose. After establishing a clear airway, administering supplementation oxygen and establish IV access, the next nursing intervention would be to। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन में बहुत सारी कहानी तो आपको दे दी गई है, अब आगे की कहानी आपको बतानी है। देखिए कहानी में क्या बताया गया है कि एक पेशेंट था जिसको बेसिलर स्कल फ्रैक्चर हुआ था, और ब्लड टिंग जो ड्रेनेज है वो नोज से उस पेशेंट में देखने को मिल रहा था। चलो इतनी कहानी खत्म हुई कि बेसिलर स्कल फ्रैक्चर हो गया और नोज से जो है ब्लड टिंग जो ड्रेनेज है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिला। अब क्या किया आपने, आपने जो एयरवे है वो आपने क्लियर कर दिया, साथ ही साथ ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ी तो आपने वो भी एडमिनिस्टर कर दी, एंड आईवी लाइन के थ्रू फ्लूइड की अगर जरूरत पड़ी तो वो भी आपने एडमिनिस्टर कर दिया। अब आपको पूछना चाह रहा है कि नर्सिंग इंटरवेंशन, नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। चलिए ऑप्शन फर्स्ट है, पास ए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रिल, नेक्स्ट है प्लेस 4x4 gauze in the nares to impede the flow, next gentle suction the nasal drainage to protect the airway, next perform a halo test and glucose level on the drainage। तो देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आपको हेलो टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है और ग्लूकोज का लेवल जो ड्रेनेज आ रहा है नोज के थ्रू, जो ब्लड टिंग्ड ड्रेनेज आ रहा है, इस ड्रेनेज में ग्लूकोज का लेवल आपको क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, CSF एनालिसिस आप इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब करना है। चलिए यहाँ पे आंसर की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट लोगों ने सही जवाब दिया, 65% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, फिर से इंजरी को लेकर पूछा गया है, सर्वाइकल इंजरी का ये सवाल है, और ये पिछली एम्स नोटसेट 4.0 में एज इट इज पूछा जा चुका है। ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ C4 इंजरी हैज बीन स्टेबलाइज्ड
and the ready for discharge because this client is risk for autonomic dysreflexia. He and his family should be instructed to access and to report. देखिए यहाँ पे एक पेशेंट जो है वो डायग्नोज हुआ है C4 इंजरी से और उसको स्टेबलाइज किया गया है और वो रेडी है डिस्चार्ज के लिए। बिकॉज अभी यहाँ पे ये बोला गया है कि इस पेशेंट को जो है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया होने के बहुत ज़्यादा क्या है रिस्क है। तो ऐसे अगर इस पेशेंट में रिस्क है तो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या करेंगे, उसकी फैमिली को और उस पेशेंट को क्या करेंगे, आप इंस्ट्रक्ट करेंगे कि किस प्रकार की जो है साइन एंड सिम्टम्स जो है वो आपको नजर आए तो तुरंत आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो जो आप बताएंगे वही पेशेंट जो है वो सीख के जाएगा। तो आप क्या बताएंगे वहीं आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है डिजीनेस एंड टैकिपनिया। नेक्स्ट है सर्कमोरियल पेलर एंड लाइट हेडेडनेस। नेक्स्ट है हेडेक एंड फेशियल प्लसिंग। नेक्स्ट है पेलर एंड इचिंग ऑफ द फेस एंड नेक। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा आपको सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पे आपने क्या जवाब किया है वो बता दीजिए। वो तो आप अभी देख ही लेंगे। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, हेडेक एंड फेशियल फ्लशिंग। अगर हेडेक और फेशियल फ्लशिंग हो रही है तो तुरंत जो है पेशेंट को पहले ही इंस्ट्रक्ट कर देना है कि ऐसी कंडीशन जब भी डेवलप हो तो तुरंत आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। उसकी फैमिली को भी बता देना है कि हेडेक हो एंड फेशियल फ्लशिंग हो तो तुरंत आपको क्या करना है, इमीडिएटली आपको रिपोर्ट करना है और दिखा के जाना है, क्योंकि इस पेशेंट को क्या हो सकता है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। चलिए यहाँ पे आपके रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो 58% लोगों ने सही जवाब दिए हैं, यानी कि अभी तक तो ऑलमोस्ट सही जवाब ही दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर ए क्लाइंट विथ लिक्विड केमिकल बर्न इंजरी इज टू। देखिए आपको पूछा गया यहाँ पे इनिशियल ट्रीटमेंट किसका, एक ऐसा पेशेंट है जिसको लिक्विड केमिकल बर्न इंजरी हुई है, तो यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट बताना है। चलिए पहला ऑप्शन है इरिगेट द एरिया विथ न्यूट्रलाइजिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट है फ्लश द एक्सपोज्ड एरिया विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है इंजेक्ट कैल्शियम क्लोराइड इनटू द बर्न एरिया। नेक्स्ट है अप्लाई लेनोलिन ऑइंटमेंट टू द एरिया। देखिए यहाँ पे केमिकल बर्न इंजरी हुई है तो सबसे जो पहला यानी कि इनिशियल जो आपका ट्रीटमेंट रहेगा यहाँ पे वो आपका रहेगा यहाँ पे फ्लश्ड एंड द एक्सपोज्ड एरिया विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही है, यानी कि जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से आपको क्या करना है, उस एरिया को आपको क्या करना है, फ्लश करना है, धोना है। ये आपका सबसे पहला एंड इनिशियल ट्रीटमेंट रहेगा इस पेशेंट के लिए। तो देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया। बिल्कुल ऑलमोस्ट लोगों ने सही जवाब दिया, 68% लोगों ने सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू क्लोजली असेस सर्कमफेरेंशियल बर्न at least every hour is that the may result in। देखिए एक पेशेंट है जो कि सर्कमफेरेंशियल बर्न उसको हुआ है और अब आप क्या कर रहे हैं उस पेशेंट में, एवरी हावर आप उस पेशेंट को क्लोजली असेस कर रहे हैं। तो आप इस पेशेंट में क्या असेस कर रहे हैं वो आपको पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोवोलेमिया, नेक्स्ट रीनल डैमेज, नेक्स्ट वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, नेक्स्ट है लॉस ऑफ पेरिफेरल पल्सेस। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, लॉस ऑफ पेरिफेरल पल्सेस। ये आपको क्लोजली असेस करते रहना है क्योंकि पेशेंट को हुआ है सर्कमफेरेंशियल बर्न यानी कि डीप बर्न हुआ है, तो इसमें जो है पेरिफेरल पल्सेस में लॉस हो सकता है। तो ये आपको क्या करना है, इस पेशेंट में क्लोजली मॉनिटर करते रहना है। चलिए अब आंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक के साथ में ज्यादा लोग हैं जो कि क्या है, गलत है। यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, 33% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग बर्न थेरेपी मॉर्फिन इज प्राइमरीली एडमिनिस्ट्रेड आईवी फॉर पेन मैनेजमेंट बिकॉज दिस रूट। देखिए आपको यहाँ पे सवाल में पूछा गया कि एक बर्न थेरेपी आप दे रहे हैं और मॉर्फिन जो है वो आप आईवी रूट से एक पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं ताकि उसको पेन जो है वो रिलीव, पेन में मतलब उसको राहत मिल जाए। तो पेन मैनेजमेंट के लिए आप आईवी एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अब आपको ये पूछा गया है कि ये जो मॉर्फिन आप आईवी रूट से दे रहे हैं, ये आईवी रूट से क्यों प्रेफर कर रहे हैं, ये आपको पूछा गया है। पहला ऑप्शन है डिलेज एब्जॉर्प्शन टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस पेन रिलीफ। नेक्स्ट है फैसिलिटेड एब्जॉर्प्शन बिकॉज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम मसल इज नॉट डिपेंडेबल। नेक्स्ट है अलाउज टू डिसकंटिन्यूएंस of the medication if respiratory depression develops. नेक्स्ट अवॉइड्स कॉजिंग एडिशनल पेन फ्रॉम IM इंजेक्शन। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। ये क्या करता है, आईवी रूट से जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से होता है, जल्दी होता है, मैक्सिमम होता है। तो यानी कि फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन बिकॉज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द मसल इज नॉट डिपेंडेबल। मसल्स के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन होगा वो नॉट डिपेंडेबल होगा, लेकिन आईवी जो रूट से आप ड्रग देंगे उसका एब्जॉर्प्शन 100% होगा। तो यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन के फैसिलिटेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं,
आईवी रूट से मॉर्फिन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। चलिए आंसर्स की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया है 51% लोगों ने, बाकी 49% लोगों ने गलत जवाब दिया है, वो अपने आंसर को सही कर ले। द मेडिकेशन दैट बेस्ट पेनिट्रेट एचआर इज, जो एचआर है उसको बेस्ट पेनिट्रेट कौन सी मेडिकेशन कर सकती है? पहला ऑप्शन है मैफिनाइड एसिडेट, नेक्स्ट सिल्वर सल्फाडाइजिन, नेक्स्ट न्यूमाइसिन सल्फेट, नेक्स्ट पॉविडिन आयोडीन। तो देखिए जो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, मैफिनाइड एसिडेट जो है वो बेस्ट पेनिट्रेट करती है एचआर को। सिल्वर सल्फाडाइजिन पेनिट्रेट तो करती है लेकिन पुअरली पेनिट्रेट करती है। यहाँ पे आपको पूछा है बेस्ट पेनिट्रेट, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? मैफिनाइड एसिडेट। बाकी न्यूमाइसिन सल्फेट तो पेनिट्रेट करती ही नहीं है, ना ही आपकी पॉविडिन आयोडीन करती है। तो यहाँ पे जो आपका मैफिनाइड एसिडेट है यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया है, तो ए जो है यानी आपका सही जवाब है। एक के साथ में 33% लोग हैं, बाकी जो भी गलत जवाब दे रहे हैं वो अपना आंसर सही कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when the nurse is evaluating lab data for a client 18 to 24 hours after a major thermal burn, the expected physiological changes would include which of the following? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक पेशेंट है जिसको मेजर थर्मल बर्न हुआ है, 18 से 24 घंटे उसको हो चुके हैं, और आप एज नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं? उसके लैब डाटाज को एवेल्युएट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड फिजियोलॉजिकल चेंज इस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, यानी कि लैब डाटा में आपको क्या देखने को मिलेगा इस पेशेंट के अंदर। पहला ऑप्शन है एलिवेटेड सीरम सोडियम, नेक्स्ट एलिवेटेड सीरम कैल्शियम, नेक्स्ट एलिवेटेड सीरम प्रोटीन, नेक्स्ट एलिवेटेड हेमेटोक्रिट। देखिए क्या है कंडीशन, क्या है? मेजर थर्मल बर्न, पेशेंट बर्न हुआ है मतलब फ्लूइड का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। क्या हुआ? फ्लूइड का लॉस, यानी फ्लूइड का लॉस हुआ है मतलब पेशेंट जो है किस में जा रहा है? डिहाइड्रेशन में। किस में जा रहा है? डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। और कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था HCT, HCT अगर बढ़ा हुआ है यानी कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है? HCT 60%। ये क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था HCT अगर बढ़ा हुआ है यानी कि हेमेटोक्रिट बढ़ा हुआ है, वो इंडिकेट करता है आपका सीवियरली डिहाइड्रेशन को। तो यहाँ पे देखिए मेजर थर्मल बर्न हुआ है और लैब डाटा आप चेक कर रहे हैं, यानी कि ये फाइंडिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेशन में जाएगा, और सीवियर डिहाइड्रेशन में जाएगा तो हेमेटोक्रिट का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पहले देख लीजिए रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो 57% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट विथ एम्फाइसीमा इज प्लेस्ड ऑन डायूरेटिक इन ऑर्डर टू अवॉइड पोटेशियम डिप्लीशन एज ए साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग थेरेपी, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी इंक्लूडेड इन हिज डाइट। देखिए एक पेशेंट है जिसको एम्फाइसीमा हो रखा है और उसको डायूरेटिक दिया जा रहा है। अब आगे ये बोला गया अवॉइड पोटेशियम डिप्लीशन, मतलब जो पोटेशियम एक्सक्रीट आउट हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये डायूरेटिक दे रहे हैं मतलब पोटेशियम जो है वो डायूरेटिक की वजह से यानी कि फ्लोसामाइड की वजह से पोटेशियम जो है डेप्लीशन होगा यानी कि एक्सक्रीट आउट होगा। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ड्रग थेरेपी की वजह से जो पोटेशियम एक्सक्रीट आउट हो रहा है इसके लिए कौन सा फूड जो है वो आप सजेस्ट करेंगे इस पेशेंट को, ताकि जो पोटेशियम है उसका लेवल जो है वो नॉर्मल बना रहे। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, ऑप्शन फर्स्ट में आपको दिया गया है सिलेरी, नेक्स्ट पोटेटोज, नेक्स्ट टोमेटोज, नेक्स्ट लीवर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेटोज, यानी जो बी है। पोटेटोज में क्या होता है? हाई इन सोडियम लेवल, यानी पोटेशियम लेवल। पोटेशियम जो है सबसे ज्यादा किसमें होता है? पोटेटोज में। जो सिलेरी है इसमें सबसे ज्यादा आपका होगा सोडियम, सिलेरीज में क्या होगा? सोडियम। एंड जो टोमेटोज है ये इसमें भी सोडियम ज्यादा होता है, एंड जो लीवर होता है इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पोटेशियम जो है पोटेटोज में होता है, ठीक है। तो पोटेटोज जो है वो हम इसकी डाइट में बढ़ा देंगे ताकि पोटेशियम का लेवल नॉर्मल बना रहे। चलिए रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो 57% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड फॉलोइंग रेस्पिरेटरी असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट विद एडवांस्ड एम्फाइसीमा। देखिए नर्स जो है वो एक ऐसे पेशेंट का असेसमेंट कर रही है जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रखी है, और प्रॉब्लम भी कौन से है? एडवांस्ड एम्फाइसीमा की। तो इस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, यानी कि कौन सा साइन एंड सिम्टम या फिर मैनिफेस्टेशन जो है वो आपको इस पेशेंट में देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टेंडेड ब्रीथ साउंड, नेक्स्ट इंक्रीज हार्ट साउंड, नेक्स्ट डिक्रीज्ड एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट डायमीटर, नेक्स्ट कोलैप्स्ड नेक वेन। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी डिस्टेंडेड ब्रीथ साउंड जो है वो एडवांस्ड एम्फाइसीमा के पेशेंट में आपको देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया। बिल्कुल कम लोगों ने सही जवाब दिया है, यानी कि 45% लोगों ने ही सही जवाब दिया है, बाकी लोगों ने गलत जवाब दिया है। तो अपना करेक्शन जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स असिस्ट ए क्लाइंट
with advanced emphysema to the bathroom, the client becomes extremely short of breath while returning to bed. The nurse should, देखिए नर्स जो है वो एक ऐसे पेशेंट को असेस कर रही है जो कि एडवांस्ड एम्फाइसीमा का है और वो बाथरूम में गया हुआ है। जब वो पेशेंट बाथरूम से वापस बेड की तरफ आ रहा है तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, और वो भी कैसी, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है। तो बताइए यहाँ पे नर्स क्या करेगी, नर्स का पहला एक्शन क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। इंक्रीज हिज नेजल ऑक्सीजन to 6 लीटर per minute. Next, place him to lateral Sims position. Next, encourage parallel breathing. Next, have him breathe into the paper bag. तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। एम्फाइसीमा जो है सीओपीडी का ही टाइप है, तो यहाँ पे सीओपीडी के लिए जो हम देते हैं वो क्या देते हैं, जो पार्स्ड लिप्ड ब्रीदिंग है वो क्या करते हैं, हम एनकरेज करते हैं इस पेशेंट के लिए। तो यहाँ पे जो एडवांस्ड एम्फाइसीमा का पेशेंट है उसको कहेंगे कि जो पार्स्ड लिप ब्रीदिंग आप कर रहे हैं उसको एनकरेज करें, बढ़ाएं। ठीक है, तो ये आपका एक्शन रहेगा यहाँ पे। बात करते हैं आंसर्स की, तो ऑलमोस्ट ने यानी कि 53% लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट ने गलत ही जवाब दे रहे हैं। वैसे 53% कम ही लोग हैं जो सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन एंड सिम्टम ऑफ द एलर्जिक अटैक इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। साइन एंड सिम्टम आपको जो है एलर्जिक अटैक का बताना है, जिसके मतलब एलर्जिक अटैक किसी पर्सन को होता है, कौन सा साइन एंड सिम्टम जो है उसमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट, विजिंग ऑन इंस्पिरेशन। नेक्स्ट है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट है सर्कमोरल साइनोसिस। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन। अगर एलर्जिक अटैक किसी पर्सन को होता है तो उसके जो एक्सपायरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। तो ये साइन एंड सिम्टम उस पर्सन में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत कम लोगों ने सही जवाब दिया है, ओनली 25% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए क्लाइंट ऑफ हेपेटाइटिस सी इज कन्फर्म्ड। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक पेशेंट है जो हेपेटाइटिस सी से कंफर्म हुआ है और वो मेल क्लाइंट है जो कि फिजिशियन के पास आया है, वो डायग्नोस हो चुका है, हेपेटाइटिस सी उसको हो रखा है। द नर्स शुड बी नॉलेजेबल द डिफरेंस बिटवीन हेपेटाइटिस ए बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेपेटाइटिस सी। नर्स जो है वो जानती है कि हेपेटाइटिस ए बी और सी तीनों क्या है, डिफरेंट है, यानी डिफरेंट डिफरेंट हेपेटाइटिस है, अलग अलग टाइप्स है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस के बाद आपको ये पूछना चाह रहा है कि हेपेटाइटिस सी का एक कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए जो इन सभी से डिफरेंशिएट करता हो। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है, द पोटेंशियल फॉर chronic liver disease is minimal. Next, the onset of symptoms is abrupt. Next, the incubation period is 2 to 26 week. Next, there is an effective vaccine for hepatitis B but not for hepatitis C. तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। हेपेटाइटिस सी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 26 वीक का होता है। चलिए, जो हेपेटाइटिस बी है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा आपका हेपेटाइटिस बी का वो होगा 6 से 20 वीक, और जो हेपेटाइटिस ए है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 26 वीक होता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड तीनों के आगे मैं फिर से बता देता हूँ। हेपेटाइटिस ए जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 26 वीक होता है, एंड जो बी है उसका 6 से 20 वीक होता है, और जो सी है उसका 2 से 26 वीक होता है। तो यहाँ पे जो है आपका सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे बात करते हैं आंसर्स की, तो बहुत कम लोगों ने सही जवाब दिया है, 39 यानी 39% लोगों ने ही सही जवाब दिया है। करेक्शन कर लेना जिन्होंने गलत जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज अवेयर दैट द न्यूट्रिशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट विथ हेपेटाइटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वुड बी मोस्ट थेराप्यूटिक। देखिए एक पेशेंट है जो कि हेपेटाइटिस का है और उसको आप न्यूट्रिशनली क्या कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि कौन सा खाना आपको लेना है, इस प्रकार से आप उसको समझा रहे हैं। तो आप बताइए कि कौन सी डाइट जो है वो मोस्ट थेराप्यूटिक रहेगी इस पेशेंट के लिए। फर्स्ट, हाई प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, लो कैलोरी एंड लो प्रोटीन। नेक्स्ट, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई कैलोरी। नेक्स्ट, लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई कैलोरी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई कैलोरी। पेशेंट है हेपेटाइटिस का, तो इसको जो डाइट देनी है वो हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई कैलोरी वाली ही देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर्स की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया 51% लोगों ने, बाकी फिर भी 49% लोग गलत जवाब दे रहे हैं, तो अपना करेक्शन जरूर कर ले। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग ऑर्डर शुड बी इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट विथ हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है और यहाँ पे आपको पूछा गया है प्लान ऑफ केयर, एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो है प्लान ऑफ केयर क्या करेंगे।
तो वो आपको बताना है। फर्स्ट है द नर्स शुड यूज यूनिवर्सल प्रिकॉशंस व्हेन ऑब्टेनिंग ब्लड सैंपल। नेक्स्ट टोटल बेड रेस्ट should be maintained until the client's asymptomatic. Next, the client should be instructed to maintain the low semi-fowler position when eating meals. Next, the nurse should administer an alcohol बैक्रब एट बेड टाइम। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जो हेपेटाइटिस सी है वो फ्लूइड यानी कि ब्लड से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है। तो यहाँ पे जो नर्स है उसको यूनिवर्सल प्रिकॉशन फॉलो करना है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो है वो यूज करना है जब भी इस पेशेंट में क्या ले, ब्लड सैंपल ले। तो ये आपका प्लान ऑफ केयर रहेगा एज ए नर्सिंग ऑफिसर। चलिए आंसर्स की बात करते हैं। तो ऑलमोस्ट ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 75% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी की जो 10 क्वेश्चन है वो 1 से 2 घंटे बाद मिल जाएंगे, ऐसा मैंने आपको मैसेज डाला था, लेकिन बाय द वे कुछ कारणवश जो है मैं आपको 1 बजे तक वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा पाया। कोई बात नहीं, वो भी हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, ए मेल क्लाइंट रिसीव्स 10 यूनिट ऑफ रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन subcutaneously at 9 AM. The nurse would expect peak action from this injection to occurs at। ये एम्स नोट सेट में ऐसा सवाल पूछा जा चुका है पहले, ये किस नोट सेट में पूछा गया वो आप देख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 यूनिट जो है रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन जो है सबक्यूटेनियसली एक पेशेंट को दिया जा रहा है, जो कि 9 बजे दिया है। कितने बजे? सुबह के 9 बजे आपने रेगुलर इंसुलिन पेशेंट को लगाया है। अब आपको ये पूछना चाह रहा है कि ये जो इंजेक्शन आपने लगाया इसका पीक एक्शन कब होगा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 9:30 बजे, नेक्स्ट है 10:30 बजे, नेक्स्ट है 12 बजे, नेक्स्ट है 4 बजे। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि 12 बजे। यानी कि जो पीक लेवल आता है ह्यूमन जो इंसुलिन है, रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन है, इसका पीक लेवल जो है वो कब आएगा? 3 घंटे बाद में। तो यहाँ पे जो 3 घंटे बाद में यानी कि 12 बजे जो है इसका पीक लेवल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए आंसर्स की बात करते हैं। तो 49% लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी 51% लोगों ने क्या दिया है? गलत जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टाइप फर्स्ट डायबिटीज या फिर डायबिटिक क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद सेलुलाइटिस इन हिज राइट लोअर एक्सट्रीमिटीज। द नर्स वुड एक्सपेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी प्रेजेंट इन रिलेशन टू हिज ब्लड शुगर लेवल। देखिए एक डायबिटिक टाइप फर्स्ट जो है उसका पेशेंट है और पेशेंट को सेलुलाइटिस हुआ है, कहाँ पर? राइट लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर। अब देखिए यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है, पेशेंट को सेलुलाइटिस हो गया, ऑलरेडी उसको टाइप फर्स्ट डायबिटीज था, और अब आपको ये पूछना चाह रहा है कि ये जो पेशेंट है इसमें ब्लड शुगर लेवल का क्या रिलेशन रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, मतलब क्या आप चेक करेंगे या फिर क्या चेंजेस जो है इस पेशेंट में आपको देखने को मिलेंगे सेलुलाइटिस की वजह से। तो देखिए पहला ऑप्शन है ए नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ये भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ प्री डाउन इंक्रीज। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, एंड इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। देखिए पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक जो है टाइप फर्स्ट से वो सफ़र कर रहा है और इस पेशेंट को सेलुलाइटिस और हो गया। तो सेलुलाइटिस हुआ है मतलब पेशेंट को स्ट्रेस भी होगा और इलनेस भी होगा, यानी कि सेलुलाइटिस हुआ मतलब इन्फेक्शन होगा एंड पेशेंट जो स्ट्रेस्ड हो जाएगा, तो स्ट्रेस की वजह से बॉडी जो है वो रेस्पॉन्ड करेगी और ग्लूकोज का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ा देगी। तो यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया जो है इस पेशेंट में बरकरार रहेगा, तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए आंसर्स की बात करते हैं। तो ऑलमोस्ट यानी कि 62% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइटरी प्लानिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द डायबिटिक क्लाइंट रेजिमेन। द अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन रिकमेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैलोरिक गाइडलाइन फॉर डे मील प्लानिंग। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, एक डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए आप डाइटरी प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है उसने क्या रिकमेंड किया है, गाइडलाइन के थ्रू जो है कौन सी जो मील है वो प्लानिंग बताई गई है डायबिटिक पेशेंट के लिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये पूछा जा सकता है इस बार। पहला ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, इसमें परसेंटेज वाला है, मतलब कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है 50% है, प्रोटीन 20 से 25% है, और सी में मतलब जो है 20 से 25% फेट है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 60% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पेशेंट को लेना है, साथ ही साथ 12 से 15% प्रोटीन एंड 20 से 25% फैट। ये जो है अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने रिकमेंड की है डायबिटिक क्लाइंट के लिए। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया। बहुत कम लोगों ने, मात्र 30% लोगों ने सही जवाब दिया, बाकी लोगों ने गलत जवाब दिया। 70% लोगों ने गलत जवाब दे दिया। तो आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है, करेक्शन अभी कर लेना। नेक्स्ट है,
A 74-year-old female client is 3 day post-operative. She has a indwelling catheter and has been progressing well. While the nurse is in the room, the client states, "Oh dear, I feel like I have a urinate again. Which of the following is the most appropriate initial nursing response?" बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, एक महिला है जो कि एल्डरली है, बिल्कुल 74 साल की है, यानी कि एल्डरली होगी, और ऑपरेशन के 3 दिन बाद की कहानी है, और उसको इंडवेलिंग कैथेटर लगाया हुआ था जो कि अच्छे से काम कर रहा था। ठीक है, अब जैसे ही आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर इस पेशेंट के पास जाते हैं, इसके रूम में जाते हैं, तो पेशेंट कहता है आपको ओ डियर, जो आपको कहेगा आई फील लाइक आई हैव ए यूरिनेट अगेन, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं फिर से यूरिनेट कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपका बेस्ट इनिशियल नर्सिंग रेस्पॉन्स या फिर जो इनिशियल आपका एक्शन है वो क्या रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है एश्योर हर दैट दिस इज मोस्ट लाइकली द result of blood spasm. Next, check the collection bag and tubing to verify that the catheter is draining properly. Next, instruct her to do Kegel exercise to diminish the asteroid. Next, ask her if she has felt this way before. तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। कलेक्शन बैग को आपको क्या करना है, चेक करना है, एंड जो ट्यूब है उसको भी चेक करना है, एंड वेरीफाई करना है कि कैथेटर जो है ड्रेनेज हो रहा है, जो कैथेटर के थ्रू ड्रेनेज हो रहा है वो प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये काम आपको इनिशियली यहाँ पे करना है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है। परसेंटेज की बात करते हैं आंसर्स की, तो यहाँ पे 62% लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन क्लिंजिंग द पेरिनियल एरिया अराउंड द साइट ऑफ कैथेटर इंसर्शन द नर्स वुड। ये पिछली नोट साइड में पूछा जा चुका है कि पेरिनियल एरिया को आप क्लीन कर रहे हैं जहाँ पर कैथेटर इंसर्शन आपको करना है, यानी कि उस साइट को आप क्लीन कर रहे हैं। तो नर्स कैसे क्या क्लीन करेगी, ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, वाइप द कैथेटर अवे फ्रॉम द यूरिनरी मीटस। यूरिनरी मीटस से अवे यानी कि दूर की तरफ आपको क्या करना है, कैथेटर को वाइप करना है, जो कैथेटर साइट है उसको आपको क्लीन करना है। या फिर ये जो पिछली बार सवाल जो पूछा गया था उसमें आपको ऑप्शन में दिया गया था फ्रंट टू बैक, और महिला का आप क्या कर रहे हैं, जो यूरिनरी कैथेटर है वो आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो आप क्लीन करने की जो टेक्निक आपको पूछी गई थी वो फ्रंट टू बैक आपको वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था, और वहीं आपको आंसर में करना था। हो सकता है आपको इस बार फ्रंट टू बैक ना देकर एंटीरियर टू पोस्टीरियर दे दिया जाए, तो आपको आंसर में क्या करना है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करते हैं तो 57% लोगों ने सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्सिंग इंटरवेंशन डिजाइन टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन ए क्लाइंट विथ ए इंडवेलिंग कैथेटर इंक्लूड। देखिए, जो इंडवेलिंग कैथेटर एक पेशेंट को लगा हुआ है उसमें इन्फेक्शन के रिस्क को कम करने के लिए कौन सा इंटरवेंशन जो है वो आपका यहाँ पे बेस्ट रहेगा, या फिर एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप करेंगे। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन आप बाकी के पढ़ लीजिएगा। क्लींस एरिया अराउंड द मीटर्स ट्वाइस ए डे। जो एरिया है जहाँ पे कैथेटर लगा हुआ है उसके आसपास के एरिया को, जो मीटर्स है, उसको दिन में 2 बार साफ करना है, जिससे आप इन्फेक्शन से बचा सके पेशेंट को। 57% लोगों ने सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन 83-year-old क्लाइंट हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉलोइंग ए फॉल इन हिज होम। ही हैज़ डेवलप्ड ए पॉसिबल फीकल इन्फेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग वुड बी मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ ए फीकल इन्फेक्शन। देखिए, महिला जो है या फिर जो पेशेंट जो है वो कितने साल का है, 83 ईयर का, यानी कि 83 साल का ये पेशेंट है, और ये घर में जो है गिर गया था। गिरने की वजह से इस पेशेंट को जो है फीकल इन्फेक्शन होने के जो है फीकल इन्फेक्शन इसको हुआ है। तो कौन सी फाइंडिंग जो है वो इस पेशेंट में आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, लिक्विड स्टूल जो है फीकल इन्फेक्शन के पेशेंट में आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। तो यहाँ पे बहुत कम लोगों ने सही जवाब दिया है, 29% लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी ने गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द मेडिकेशन दैट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए मेल क्लाइंट टू इज फ्रूसमाइड ATMG BID टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल्स। द नर्स वुड टीच हिम टू टेक दिस मेडिकेशन। देखिए, एक पेशेंट को दवाई दी जा रही है जिसका नाम है फ्रूसमाइड, और ATMG दी जा रही है दिन में 2 बार। BD का मतलब है दिन में 2 बार। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो पेशेंट है वो गिरे नहीं, इसके रिस्क को कम करने के लिए मेडिकेशन के बारे में आपको क्या देनी है, टीचिंग देनी है। तो क्या टीचिंग आप देंगे, ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट,
ऑन राइजिंग एंड नो लेटर देन 6 PM। जो मेडिसिन लेनी है वो आपको मॉर्निंग में ही लेनी है, शाम को 6 बजे बाद नहीं लेनी है। अगर आप शाम को 6 बजे बाद पेशेंट को मेडिसिन देते हैं फ्रूसेमाइड, तो पेशेंट जो है बारी बारी से टॉयलेट करने जाएगा मतलब पेशेंट जो है उसके गिरने के बहुत ज़्यादा रिस्क रहेंगे। तो अपने को क्या करना है, रिस्क को कम करना है। तो सुबह सुबह पेशेंट को दवाई दे दीजिए। यहाँ पे 56% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स वुड बी श्योर टू इंस्ट्रक्ट अ क्लाइंट ऑन द साइन एंड सिम्टम ऑफ एन आई इन्फेक्शन एंड हेमरेज। दीज साइन एंड सिम्टम वुड इंक्लूड। देखिए एक पेशेंट है जिसको आई इन्फेक्शन हुआ है एंड हेमरेज हो रखा है, तो यहाँ पे इस पेशेंट में कौन सा साइन एंड सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। साइन एंड सिम्टम्स आपके सामने है कुछ ऑप्शंस। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, आई पेन एंड ईचिंग। देखिए जो आई पेन है वो हेमरेज की वजह से होगा और जो आई इन्फेक्शन है उसकी वजह से ईचिंग होगी। तो ये साइन एंड सिम्टम जो है उस पेशेंट में देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ पे आंसर्स की बात करते हैं, तो बहुत कम लोगों ने सही जवाब दिया है, यानी 41% लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी लोगों ने गलत जवाब दिया है। तो आप अपना आंसर सही कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, इन इवेल्युएटिंग ए लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ ए क्लाइंट विथ सीवियर प्रेशर अल्सर, द नर्स फाइंड्स दैट द हर एल्बुमिन लेवल इज लो। ए डिक्रीज इन सीरम एल्बुमिन वुड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर अल्सर बिकॉज। देखिए एक पेशेंट है जिसकी आप लेबोरेटरी रिजल्ट इवेल्युएट कर रहे हैं और पेशेंट है सीवियर प्रेशर अल्सर का। तो आपने जब लेबोरेटरी वैल्यू चेक की तो इस पेशेंट का जो एल्बुमिन लेवल है वो क्या आ रहा है, लो आ रहा है, कम आ रहा है। तो ये जो डिक्रीज सीरम एल्बुमिन लेवल है ये प्रेशर अल्सर के फॉर्मेशन के अंदर क्या इसका रोल है, ये आपको पूछा गया। बिकॉज द प्रोटीन नीडेड, यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है वो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि एल्बुमिन लेवल कम हो गया, मतलब टिश्यू रिपेयरमेंट जो हो रही है वो डिमिनिश्ड हो जाएगी, मतलब प्रॉपरली जो है हीलिंग है वो नहीं हो पाएगी। तो द प्रोटीन नीडेड टू टिश्यू रिपेयर आर डिमिनिश्ड। जो टिश्यू रिपेयरमेंट होने चाहिए प्रोटीन की वजह से वो नहीं हो पाएंगे, तो प्रेशर अल्सर जो बना हुआ है वो ठीक नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। बिल्कुल मात्र 50% लोगों ने सही जवाब दिया है और 50% लोगों ने गलत जवाब दिया है। बहुत से क्वेश्चंस के आपने गलत जवाब दिए हैं, उन सभी क्वेश्चंस के आप करेक्शन कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए। थोड़ा सा समय आपके पास में और है, नोट का एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम से पहले आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए। कल हो सकता है आपको 35 से 40 क्वेश्चन मिल जाए, तो क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को अपने को याद करना है और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है शेयर भी कर देना है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों कल नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।